मध्य प्रदेश की तस्वीर देख लेते हैं एक बार। मध्य प्रदेश की तस्वीर कह रही है कि 79 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 65 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन कांग्रेस ने तो जीत के पोस्टर जो है पहले ही कमलनाथ के लगा दिए हैं और वहां पर हनुमान राम जो हैं वो भी आशीर्वाद देने के लिए मुख्यालय पहुंच चुके हैं। जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं राकेश शेट्टी जी, रुझान में तो आप पीछे बने हुए हैं मध्य प्रदेश में, जबकि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, पोस्टर पहले लग गए हैं। अभी भी विश्वास कायम है? लगभग 45 मिनट हो गए हैं, गिनती शुरू हुई। 100% बिकॉज 2018 में भी हमें क्लियर मैंडेट जनता ने मध्य प्रदेश के दिया था और अभी भी हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग वापस सरकार बनाएंगे। ये जो अभी जो हमें दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर नंबर्स, ये बहुत ही इनिशियल फेज है। जैसे जैसे आगे आप देखोगे कि कांग्रेस वहाँ पे सरकार बनाएगी। और आपको बता देता हूँ, कमलनाथ जी ने बहुत बढ़िया कैंपेन चलाया और भारतीय जनता पार्टी का बोखलाहट और उनका इलेक्शन स्ट्रैटेजी पूरी तरह से डैमेज थी। केंद्रीय मंत्री और एमपीज को उन्होंने जब उतारा, उसी से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में जो 18 इयर्स का शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री थे और उनके का जो काम था उसको खुद भारतीय जनता पार्टी ने डिस्क्रेडिट किया। इस बार उन्होंने शिवराज सिंह चौहान साहब के नाम पे वोट नहीं मांगा, उन्होंने कहा कि कमल को वोट दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश बहुत ही बुरी तरह आ रही है। चलिए, राकेश त्रिपाठी भी अनुराग बने हुए हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, यहाँ पर शेट्टी साहब तो कह रहे हैं आप बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, भले ही रुझान में आप नेक टू नेक फाइट में हो। कुछ टेंशन, क्योंकि एग्जिट पोल एग्जैक्ट होते हुए कम से कम 40 मिनट बाद तो नजर नहीं आ रहे। केवल पोस्टल बैलेट का दिखाई पड़ रहा है। नहीं, देखिए, अभी मैंने कहा ना, ये पोस्टल बैलेट है। पोस्टल बैलेट के रुझान बहुत सारे जो भ्रम लगातार ओपीएस को लेकर के फैलाए गए हैं, इसके आधार पर मुझे लगता है अभी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन इनके सारे भ्रम फैलाने के बावजूद भी पोस्टल बैलेट में रुझान में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही जगह आगे निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। ये वो राज्य हैं जहां 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में वहां विजय हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी आज 4 राज्यों के परिणाम देखें तो 2018 में 4 में से 3 जीती थी। लेकिन आज कांग्रेस के लिए मायूसी की खबर है। तो अभी तक जो 2 रुझान है वो 2 रुझान में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि लेकिन कमलनाथ के समर्थकों ने तो जीत के पोस्टर पहले ही भोपाल में मध्य प्रदेश में लगा दिए हैं। जरा कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। अरे, मैंने कोई उलझान नहीं देखे। मुझे 11 बजे तक कोई उलझान की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। सर, कॉन्फिडेंट है? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। कितनी सीटें आ रही सर? मैं ये सीटें मीटे में नहीं जाता, मैं मतदाताओं को। तो कमलनाथ कह रहे हैं कि अभी 2.25 घंटे इंतजार और कीजिए, 11 बजे जो टैली दिखा रही होगी उसके आधार पर वो रिएक्ट करेंगे। लेकिन राकेश त्रिपाठी साहब, एक सवाल ये लगातार खड़ा हो रहा है कि अगर इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इसका मतलब ये कि ब्रांड मोदी और ज्यादा मजबूत होगा 2024 में? इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों को देश भर में जिस तरह का समर्थन है, और मैं एक और अनुराग जी, इस बात को अगर आप नोटिस करें कि 2018 के चुनाव परिणाम भले ही भारतीय जनता पार्टी के विपरीत रहे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, इन राज्यों में हमने अपने विधानसभा चुनाव के परिणामों की तुलना में बिल्कुल उलट परफॉर्मेंस देने का काम किया था। नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास तो जनता का है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। राज्यों के चुनाव राज्य के मुद्दों पर होते हैं, बावजूद इसके राज्य के मुद्दों में भी कांग्रेस पार्टी तो जीते तो ब्रांड मोदी और हारे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बड़ी संख्या में दिखाई पड़ रहा है और इसमें बड़ी संख्या में लाभार्थी वर्ग हैं। राकेश जी, जीते तो ब्रांड मोदी और उनकी गरीब कल्याणकारी योजनाएं, और हारे तो ये भी बता दीजिए। अभी तो सब कुछ हाइपोथेटिकल चल रहा है, तो दोनों ही बातें कर लेते हैं ना। नहीं, हम तो हमेशा सामूहिकता में विश्वास रखते हैं। देखिए, अगर हम जीतते हैं तो भी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम होगा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र की मजबूती होगी, केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी सरकार की गरीब कल्याण नीतियां होंगी, और राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार थी, 18 वर्ष की राज्य की सरकार के जो उपलब्धियां हैं, और बाकी स्थानों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम। 18 साल की उपलब्धियां आप अगर देखिए ना, जब एक पत्रकार प्रवक्ता बनता है तो इसी तरीके से जवाब देता है।
शुरुआत में ब्रांड मोदी थे और जैसे ही मेरा सवाल आया, आपके सवाल तक ब्रांड मोदी थे, मेरे सवाल तक आते आते राकेश जी संगठन कार्यकर्ता पर आ गए। खासियत होती है। लेकिन एनके सर, ये सवाल तो जरूर होगा कि अगर आप चेहरों का ऐलान नहीं करते हैं राज्यों में और उसके बाद भी आप इस तरीके के टैली में नजर आ रहे हैं मजबूती से, तो ये तो मोदी की स्वीकार्यता है सर। बिल्कुल सही है और ये साफ दिखाई दिया इस चुनाव में। आप अगर गौर से देखें तो मोदी थे पूरे चुनाव में और जितने भी स्टेट लीडर्स थे उनको उन्होंने सबड्यू किया और नीचे रखा। और यहाँ तक कि किसी का भी कोई भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया। शायद ये डर था कि कहीं इनका चेहरा ऐसा तो नहीं है कि वोटर फैटीग के चक्कर में कि 18 साल हो गए हैं न जरूरत पड़े। तो लेकिन एक चीज आप देखिए इस ट्रेंड में कि सबसे ज्यादा अदर्स अगर कहीं है तो वो राजस्थान में है, अदर्स बाकी में नहीं है जी। तो इसका मतलब है कि जो इस तरह के रिबेल थे या जो इंट्रा पार्टी जो लड़ाई थी वो यहाँ पे राजस्थान में ज्यादा वोकल थी और उसने वोटर्स को प्रभावित किया है। बाकी जगह मध्य प्रदेश में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए तो 2 या 3 नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 6 से ज्यादा नजर आ रहे हैं और लगातार नजर आ रहे हैं। मनोज जी, इसी बात को हम अगर आगे बढ़ाएं राजस्थान के लिए कि जो वेरिएबल्स थे कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए यहाँ पर कॉमन थे। अगर वहां पर वसुंधरा राजे और दूसरे बागी गुट तैयार हो रहे थे तो यहाँ पर सचिन पायलट परेशानी खड़ी कर रहे थे, बागी वहां भी थे, बागी यहाँ भी थे। तो ये इसीलिए राजस्थान में हम एक क्लोज फाइट और क्लोज कॉन्टेस्ट देख भी रहे हैं। हाँ, देखिए मेरे ख्याल से वसुंधरा कहीं ज़्यादा बड़ी नेता है और वसुंधरा का इन्फ्लुएंस राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा है। तो वसुंधरा के जो कैंडिडेट होंगे या जो वसुंधरा से के जो क्लोज कैंडिडेट होंगे जिसको वसुंधरा का इनडायरेक्ट सपोर्ट होगा, तो उन कैंडिडेट के जीतने के चांसेस कहीं ज़्यादा हैं। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी का नुकसान हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा हो। ठीक है राकेश त्रिपाठी, जो 8 बड़े राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है, उनमें से 3 राज्यों के नतीजे आ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण होगा और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण होगा 24 में? आप भी गिना सकेंगे कि हम कहां पर हैं और कांग्रेस भी गिना सकेगी? मैं आऊंगा राकेश जी आपके पास इस सवाल के साथ। कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनाते हैं। बीजेपी के बड़े लीडर मध्य प्रदेश आ गए हैं, वो आ गए हैं, बड़े लीडर का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। सर सरकार बन रही है, आप लोग क्या करिएगा? बहुत पॉजिटिव रिजल्ट, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं सर? लेकिन सारी तैयारियां आप कर रहे हैं सर, कमलनाथ जी सर। खचरियावास जो हैं वो आगे चल रहे हैं, अभी जो अपडेट आ रही है। वहीं आपको बता दें बीकानेर खाजूवाला से कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल, नोखा से कांग्रेस के सुशीला रामेश्वर हुडी आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त ये अपडेट आ रही है। और अब भोपाल की बात करें तो भोपाल में आपको बता दें कि 8:20 के आसपास जो है वो ईवीएम की गिनती जो है वो शुरू हो गई थी। 8:20 8:30 का वक्त था, तो 40 मिनट उसको भी हो गए हैं, 40-45 मिनट। तो बीजेपी ने वहां पर एक एज बना रखी है। कमलनाथ भी अभी बच रहे हो कुछ भी कहने से, भले ही पोस्टर उनके समर्थकों ने लगा दिए हों, वो अभी इंतजार करना चाहते हैं। की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है और देखिए किस तरीके से जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर अब वॉर रूम में डटे हुए हैं। एक एक विधानसभा सीट के क्या कुछ रुझान हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं और उसके हिसाब से आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर मंथन शुरू हो चुका है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, इन 8 राज्यों में से 3 राज्यों के नतीजे आज, जिसका सीधा मतलब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कहां है 24 में? मैं आपने इंडिया अलायंस की चर्चा की थी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस विधानसभा के चुनाव में तो इंडिया अलायंस खंड खंड टूटते हुए दिखाई पड़ा है। नीतीश कुमार ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ऐसा बिजी हो गई है कि उसने इंडिया अलायंस को बिल्कुल साइडलाइन रखने का काम किया है। कैसे किस तरह से वाक युद्ध हुआ है अखिलेश यादव के बीच में और कांग्रेस पार्टी के बीच में, यह भी हमने देखा है। तो इंडिया अलायंस के कहीं कोई संभावना अब इस विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद दिखती नहीं है। अब तो महत्वपूर्ण यह होगा कि कांग्रेस अपने आप को एकजुट रखे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज के परिणाम के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच की कुर्ताफाड़ जिस तरह से होगी उसमें कांग्रेस को एकजुट रख पाना बहुत मुश्किल होगा। कोई ना कोई कांग्रेस से बाहर जाएगा। यही स्थिति राजस्थान में
होगी। सचिन पायलट दोषारोपण कर रहे होंगे अशोक गहलोत पर, और अशोक गहलोत अपना ठीकरा फोड़ रहे होंगे सचिन पायलट पर। कोई ना कोई इनमें से पार्टी छोड़ करके बाहर जाएगा। तो अब तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़ो यात्रा चालू होने वाली है। लेकिन इंडिया अलायंस का सपना तो बाद में देखे, पहले कांग्रेस को एकजुट रखे। नतीजे अगर आपके हक में आते हैं, यही रुझान आगे फोड़ने के लिए चेहरे तलाशे जाए, ठीकरा तो फोड़ने, लेकिन आपके लिए भी दिक्कत होगी कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, मुख्यमंत्री पद के लिए भी चेहरों में ठीक ठाक खींचतान होगी। स्थितियां आपके घर में भी बिल्कुल शांत हो ऐसा नहीं है। कोई खींचता नहीं होगी, कोई खींचता नहीं होगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित। चलिए 100 का आंकड़ा रुझान में पार कर लिया है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में, तो जीत का सेहरा के शिवराज सिंह चौहान के सर ही बंधेगा। 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर ये प्रदर्शन रहता है तो यकीनन काबिल तारीफ है और अपने आप में एनालिसिस होगा इसका। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे ये भी माना जाएगा ना कि ये परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स को लोगों ने स्वीकार किया है, क्योंकि कहीं पर आक्रोश से अगर सरकार बन जाती है तो ये उस सरकार की खामी होती है कि जिस सरकार के खिलाफ लोग, जनता है उसके खिलाफ वोट कर दिया और सरकार बना दी। लेकिन अगर कहीं कोई सरकार अपनी रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब जनता ने उसकी नीतियों पर, उसकी उपलब्धियों पर, उसके कार्यक्रमों पर, उसकी कार्यप्रणाली पर मुहर लगाने का काम किया है। और मुझे लगता है इतिहास लिखने का काम करेगी कि इतने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। लेकिन राकेश त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ में पर आप निश्चित रहिए, बिना सीएम के तो राज्य नहीं चलेगा ना। सीएम के नाम पर मुहर भी लगेगी, कौन सीएम बनेगा ये पार्टी तय करेगी। ठीक है राकेश त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पिछड़ना, वो राज्य जिसका ऐलान आपकी सरकार ने किया था, वाजपेयी जी ने, तेलंगाना में आप सिर्फ 3 सीटों पर आगे हैं। लोकसभा चुनाव में इससे ज्यादा सीटें आपने जीती थी। क्या आपको लगता है कि मंथन करने की जरूरत है, कहां कमी रह गई? देखिए, मैं देख रहा हूं आपकी टैली जिस तरह से बढ़ती हुई दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी अब 31 सीटों तक पहुंचती हुई दिख रही है। आप याद करेंगे 2018 के परिणाम तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 15 सीटें मिली थी। 31 सीटों तक पहुंचना भारतीय जनता पार्टी के अच्छे परफॉर्मेंस को दिखा रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब ये परिणामों में तब्दील होगा ना, अभी ये रुझान है, जब ये रुझान परिणामों में तब्दील होंगे तो भारतीय जनता पार्टी उलट स्थिति करते हुए आएगी और सरकार बनाने की अवस्था में भारतीय जनता पार्टी। 1 घंटे की बात और है, लगातार ये चर्चा जारी रहेगी। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के जो टैली है उसको हम डिस्कस करें, यहाँ पर मनोज जी 105 सीटें, 18 साल की इनकम्बेंसी के बाद भी आप इतनी टफ फाइट वहां पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आपके विधायक भी नाराज हो सकते हैं, जनता में भी एक फटीग हो सकता है। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, अगर यही नतीजे तब्दील होते हैं तो शिवराज सिंह चौहान एक और बड़े नेता के तौर पर सामने आएंगे। हाँ देखिए फिलहाल इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। इस इलेक्शन में अगर आप देखें तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ऐसा कोई इशू नहीं था जिसके दम पर कि ये इलेक्शन वो कॉन्टेस्ट करते, और शिवराज सिंह के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का किसी भी तरीके का इशू नहीं था। और आप देखिएगा कि उनकी जो लाडली बहना स्कीम है और महिलाओं के लिए जो उन्होंने सोशल वेलफेयर स्कीम्स लेकर आए और उसको जिस तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, मेरे ख्याल से उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आज के जो भी रिज़ल्ट होंगे उस पर होगा। शिवराज सिंह चौहान ने फ्रंट से लीड किया बाद में, और 165 उन्होंने जो रैलियां हैं वो करी, और हमारे रिपोर्टर्स कहते थे कि सबसे ज़्यादा डिमांड शिवराज सिंह चौहान की थी। ठीक है, लेकिन इस वक्त की जो टैली है शुरुआती एनकेसर, इसके मुताबिक 3 राज्यों में बहुमत के रुझान आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के बेहद करीब है, लेकिन राजस्थान में आप देखिए तो राजस्थान में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बहुमत हासिल कर चुकी है। तेलंगाना में शुरुआती रुझान में लगभग बहुमत के पास यहां पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। क्या अब जब 9 बजने जा रहे हैं यही शुरुआती रुझान आगे कंटिन्यू करता हुआ नजर आता है, या अगले 1 घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी, बदलाव भी हो सकता है? इसमें एक चीज है अनुराग की अगर एक किसी पार्टी के बारे में, एक किसी स्टेट के बारे में कहा जा सकता है डेफिनेटिवली, तो वो है तेलंगाना। आप देखें तो तेलंगाना में कांग्रेस का आना, जो लीड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये कॉन्टिन्यूअस हो रहा है जी। इस समय अगर आप देखें अपने स्क्रीन पे तो 90 सीटों पे कांग्रेस, 60 सीटों पे कांग्रेस आगे है।
तो ये मुझे लग रहा है कि ये उसी तरह छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो पिछले 15 मिनट में बीजेपी ने थोड़ा सा आगे बढ़ी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो लीड है वो कांग्रेस की लगातार बनी। ठीक है एनके सर, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप राष्ट्रीय संयोजक हैं भारत जोड़ो अभियान के। बहुत बहुत स्वागत है योगेंद्र सर आपका न्यूज नेशन पर। ये जो आज 4 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, क्या योगेंद्र सर इसको 2024 का सेमीफाइनल आप मानते हैं? देखिए, सेमीफाइनल वाला मुहावरा तो बहुत पुराना हो गया और मैं नहीं समझता कि बहुत सही मुहावरा है, क्योंकि सेमीफाइनल से ये तय होता है कि फाइनल में कौन पहुंचेगा, लेकिन हमें तो पता है ना फाइनल में कौन है। तो और बार बार हमने देखा है, 2018 में भी देखा, 2013 में भी देखा कि उसका कोई सीधा नतीजा नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस चुनाव का एक महत्व है, इसकी एक परछाई हम 2024 में देख सकते हैं। जब ये चुनाव शुरू हुआ, आज से 2-4 महीने पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा उम्मीद है, मध्य प्रदेश में उससे कम, राजस्थान को उससे कम मैं कहता, और तेलंगाना में मैं कहता कि देखिए अगर कांग्रेस सेकंड आ जाती है तो बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी। लेकिन जब चुनाव हुए तो उसके बाद पूरी सिचुएशन बदल गई है जी। तेलंगाना में कांग्रेस की सबसे अच्छी स्थिति है और अब तक जो रुझान आ रहे हैं उससे लगभग स्पष्ट है कि कांग्रेस एक जो मैंने कहा भी था, मैंने लिखा भी था कि कांग्रेस के पक्ष में एक आंधी चल रही है वहाँ तेलंगाना में। जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है मोटे तौर पे बरकरार है, हालांकि कांग्रेस को जितना मार्जिन पिछली बार मिला था वो इस बार नहीं मिल रहा है, उससे कम आ रहा है। फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में संशय चल रहा है, झूल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश जिसमें 3 महीना पहले लग रहा था कि कांग्रेस बड़े आराम से जीत लेगी, वैसी स्थिति नहीं है, पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है जी। इसका चुनाव पर लोग 2024 के चुनाव पर जो परिणाम होगा, 2-3 परिणाम मैं देख सकता हूं। पहला ये कि दक्षिण भारत से एक तरह से बीजेपी के लिए गुड बाय टाटा हो गया है, क्योंकि कर्नाटका में हारे और तेलंगाना जहां बीजेपी की बहुत उम्मीद थी और एक समय बीजेपी ने बहुत कोशिश और रिसोर्सेज लगाए थे कि तेलंगाना से एंट्री मिल जाएगी अगर कर्नाटका बंद हुआ, तो वहां भी बंद हो रहा है। तो पूरे दक्षिण भारत में इस वक्त बीजेपी के पास कोई दुर्ग नहीं है, कोई एक बहुत बड़ा एंट्री पॉइंट नहीं है। जो 3 राज्यों के अभी परिणाम आने हैं, अगर कांग्रेस यहाँ पे 3 में से 2 निकाल लेती है, समझिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस उत्साह से चुनाव में जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी तीनों पिक कर लेती है तो जाहिर है बीजेपी बहुत उत्साह से जाएगी। इसका मॉरल एक तरह से वर्कर के उत्साह पे ज़्यादा असर होता है, सीधे सीधे चुनाव परिणाम पे असर होता, ऐसा नहीं है उत्तर भारत में। लेकिन योगेंद्र जी, एक सवाल मेरा भी कि शुरुआत में जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पे लग रहा था कि कांग्रेस को एडवांटेज है और तमाम जो शुरुआती रुझान आ रहे थे, जो एग्जिट पोल्स उस वक्त के आ रहे थे, ओपिनियन पोल्स, वो एडवांटेज कांग्रेस दिखा रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद यहाँ पर हम एज बीजेपी देख रहे हैं या फिर क्लोज फाइट देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति देख रहे हैं। आखिर क्या फैक्टर्स रहे, जो बात अभी आप भी कह रहे थे कि ये एडवांटेज कांग्रेस से क्लोज फाइट या एडवांटेज बीजेपी में तब्दील हो गया? मैं समझता हूँ पोस्टमार्टम के लिए तो थोड़ा सा हमें अभी इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन्स पे जो देख रहा हूँ उसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है क्लियरली, कुछ 48 सीट के करीब दिखा रहे हैं 82 में से जी। मध्य प्रदेश में जरूर एक बात हम अभी से कह सकते हैं कि जिस तरह की जीत कांग्रेस के लिए प्रोजेक्टेड थी 3 महीने पहले, कम से कम वैसी जीत तो नहीं होने वाली है और संभावना है कि हार हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में कुछ ज़रूर बदला है जिससे हम सब हैरान हैं। मैं समझता हूँ 2-3 चीज़ उसमें हुई हैं। पहला तो ये कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जो लाडली बहन योजना वाला अपना कार्ड खेला और जो उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट आचार संहिता के बाद भी पहुंचाई गई, मैं वैसे हैरान हूँ इन चीज़ों से जी, क्योंकि तेलंगाना में उसी चुनाव आयोग ने रायतू बंधु की इंस्टॉलमेंट देने से रोक दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में चलता है, वो दिया गया।
उसका एक असर हुआ। और उसके अलावा बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बहुत ऊर्जा लगाई चुनाव लड़ने में जी, वो फैक्टर हो सकता है। मगर सच बताऊं तो मैं अभी भी थोड़ा हैरान हूं कि कांग्रेस 2018 में लगभग जीतने के बाद 4 साल तक बीजेपी ने कोई बहुत शानदार सरकार तो चलाई नहीं, उसके बाद बीजेपी के 4-5% वोट बढ़ जाएं, ये अभी भी मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं योगेंद्र सर। लेकिन उत्तर भारत के इन 3 राज्यों में से अगर 2 राज्यों में बीजेपी जीतती है, जैसा कि आपने बताया, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि इंडिया गठबंधन में जो तनाव है, तनातनी है, वो ज्यादा बढ़ेगी? क्या इसका मतलब ये होगा कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता इंडिया गठबंधन के अंदर भी उसको लेकर सवाल खड़े होंगे? कांग्रेस पार्टी की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है बाकी राज्यों में, वहां कुछ दिक्कत आएगी? देखिए, ये 3 राज्य मुख्यतः गठबंधन के राज्य नहीं हैं जी, मुख्यतः तीनों कांग्रेस के राज्य हैं। यहाँ छोटा छोटा एक कहीं पे सपा का थोड़ा सा रोल है, कहीं सीपीएम का थोड़ा सा रोल है, मगर मेनली ये बीजेपी कांग्रेस स्टेट है। तो उस लिहाज से इंडिया गठबंधन का टेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस 3 में से 2 राज्य जीतती है, कांग्रेस की हैसियत बढ़ेगी, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन में दावा बढ़ेगा, और उम्मीद करनी चाहिए कि कांग्रेस इसका इस्तेमाल ज़्यादा अपने अहंकार के लिए नहीं करेगी, वो समझदारी की बात रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों हार जाती है तो जाहिर है कांग्रेस के लिए सदमा होगा, सेटबैक होगा, और उससे राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का दबदबा थोड़ा सा कम होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस ऑन द कमबैक का सवाल है जी। तेलंगाना से कांग्रेस ऑन द कमबैक की पुष्टि होती है जी, लेकिन बाकी जगह होगी या नहीं देखना है जी। अगर एक, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दबाजी है, हमें इंतजार करना होगा 1 से 1.5 घंटे और क्लियर पिक्चर के लिए। लेकिन एक हाइपोथेटिकल जो स्थितियां रुझान से आ रही हैं, अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ में यहां पर बीजेपी सत्ता में आने में कामयाब होती है, तो ब्रांड मोदी को किस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे? क्योंकि दोनों ही जगह तमाम दबावों के बावजूद भी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट रनर के तौर पे कैंपेनिंग कर रहे थे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शो की। मैं समझता हूं इस प्रश्न का एक दूसरा पहलू भी है जी। और ये मैं विचित्र चीज देखता हूं आमतौर पे मीडिया के एनालिसिस में, कि अगर जीत गए तो ब्रांड मोदी, हार गए तो ब्रांड मोदी पे कोई असर नहीं होगा। नहीं, दोनों सवाल है सर। है मेरे ख्याल में। नहीं, मेरी तरफ से दोनों सवाल है। बीजेपी अगर जीत जाती है, मैं समझता हूं दोनों में ही मैं सीधे ब्रांड मोदी से, क्योंकि देखिए ये तीनों सच बात ये है कि ये चारों चुनाव मोदी या बीजेपी के राष्ट्रवाद के प्लैंक के ऊपर नहीं लड़े गए। सच बात यह है कि बीजेपी बार बार ये कोशिश करती रही है, प्रचार भी करती रही है कि बस जो भी होगा अंत में मोदी जाएंगे, सब कुछ पलट जाएगा। ये हमें बिहार में भी बताया गया था, ये हमें बंगाल में भी बताया गया था, ये हमें कर्नाटका में भी बताया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। तो मैं समझता हूँ कि ये मान लेना चाहिए कि बीजेपी हारे या बीजेपी जीते, ये न तो मोदी जी की सफलता है ना उनकी विफलता है। अगर बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश जीतती है तो बीजेपी के लिए सफलता है, कांग्रेस के लिए धक्का है। मैं इसे सीधे ब्रांड मोदी की सफलता या विफलता से नहीं जोड़ता, और ये बार बार साबित हुआ है। लेकिन योगेंद्र सर, अगर इन 3 उत्तर के राज्यों में से 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा जो इन राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष ने उठाया, वो मुद्दा कहीं कमजोर पड़ जाएगा? मतलब वो मुद्दा वोट नहीं दिलवा पा रहा है, ये मैसेज जाएगा? दरअसल मुझे लगता है कि वो मुद्दा पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकता है। कारण ये है कि वास्तव में जाति जनगणना की बात तो की गई, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो मुद्दा पहुंचा। जब मैं मध्य प्रदेश में घूम रहा था, राजस्थान में घूम रहा था, तो ज़्यादातर वोटर को या कांग्रेस के अपने सपोर्टर को भी पता हो, ऐसा मुझे नहीं लगा। तो अभी तक इस मुद्दे के बारे में ऊपर से चर्चा हुई है, लेकिन ये मुद्दा नीचे तक पहुंचा नहीं है। और अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती तो ये भी संभव है कि कांग्रेस लीडरशिप तय करे कि हाँ भाई,
अब हमें गंभीरता से इसे उठाना है। अगर लोकसभा चुनाव में जीतना है तो इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना है। तो इसलिए डायरेक्टली, क्योंकि ये कार्ड चला नहीं, मुख्यतः ये वहाँ की सरकारों की परफॉर्मेंस के ऊपर चुनाव हो रहा है। एक कुल मिला के राष्ट्रीय, कम से कम जाति जनगणना जैसा मुद्दे पे चुनाव हुआ हो ऐसा मुझे लगा नहीं। ठीक है योगेंद्र जी बोल रहा हूँ, मुझे एक चीज लग रही है इसमें, शायद आप भी सुधार करें, कि इन 5 राज्यों में और खास करके इन 2 राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जातिवादी जो समीकरण है वो बहुत उतने प्रोमिनेंट नहीं है जितना वो यूपी और बिहार में होते हैं। शायद ये भी वजह रही हो कि जाति जनगणना वाला मुद्दा नहीं आ पाया। सिंह साहब, राजस्थान में जाति के समीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कई मायनों में राजस्थान का चुनाव बड़ा स्थानीय जातीय समीकरणों पे खेला जा रहा है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मगर मैं समझता हूं अभी भी कांग्रेस की तरफ से जातीय जनगणना की बात तो की गई है जी, लेकिन कहीं भी कांग्रेस ने नीचे के लेवल पे इस मुद्दे को पहुंचाने की कोशिश की हो जी, ऐसा मुझे नहीं लगा। तेलंगाना में भी नहीं लगा। तेलंगाना वैसे तो बैकवर्ड क्लासेस का स्टेट है और बीसी पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, मगर कांग्रेस ने बैकवर्ड क्लासेस के मुद्दे को, जाति जनगणना को तेलंगाना में भी उठाया हो ऐसा मुझे नहीं लगा। तो कांग्रेस की जीत भी इस वजह से नहीं हो रही और कांग्रेस की हार अगर होती है तो वो भी इस वजह से नहीं। योगेंद्र सर, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा जी, योगेंद्र सर एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, अगर लाडली योजना के चलते मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बहुमत के नजदीक पहुंच रहे हैं या बीजेपी बहुमत के नजदीक पहुंच रही है, तो राजस्थान में 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, सस्ता सिलेंडर, मुफ्त अनाज देकर अशोक गहलोत क्यों पिछड़ रहे हैं? क्या वेलफेयर स्कीम ही इस चुनाव का आधार है, और अगर है तो दोनों जगहों पर अंतर क्या नजर आता है सर आपको? वेलफेयर स्कीम तीनों राज्यों में खेली गई जी। छत्तीसगढ़ में भी, जहां भूपेश बघेल जी ने खास तौर पे धान का दाम दिया और दूसरी तमाम योजनाएं लागू की। मध्य प्रदेश में लाडली बहन और दूसरी कुछ योजनाएं। उस लिहाज से अगर देखें तो राजस्थान इन सब पे भारी पड़ता है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह की योजनाएं सिर्फ घोषणा नहीं हुई, वास्तव में लागू हुई। जो वहाँ की हेल्थ स्कीम है वो वास्तव में एक ऐसी स्कीम है जिसके, हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम है वो ऐसी स्कीम है जिसको पूरे देश भर में देखा जाना चाहिए, देश भर के लिए मॉडल हो सकती है वो। उसके अलावा वहाँ जो पेंशन बुज़ुर्गों के लिए, बुढ़ापे के लिए, विकलांग के लिए दी गई है, वहाँ गिग वर्कर्स की स्कीम है। तो एक तरह की वेलफेयर स्कीम्स में राजस्थान दूसरों से आगे है। लेकिन अगर आप देखें तो अशोक गहलोत जी का 2 बार का रिकॉर्ड रहा है कि वो अच्छी वेलफेयर स्कीम्स लाने के बाद भी चुनाव में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। 1998-2003 में जब उनकी सरकार थी, उस सरकार ने अकाल राहत का शानदार काम किया था और उसके बाद चुनाव हार गए। 2008-13 में उनकी सरकार रही तो उन्होंने पहली बार हेल्थ स्कीम तब लागू करनी शुरू की थी, लेकिन हारे ही नहीं, बुरी तरह से हार गए। क्या इस बार उसको बदल पाएंगे? तो मैं समझता हूँ केवल वेलफेयर स्कीम्स नहीं होती, उसके साथ में चुनाव की सांगठनिक तैयारी और चुस्ती भी है, जिसमें बीजेपी उनसे कहीं आगे रही है। लेकिन योगेंद्र जी, राजस्थान का ही आप जिक्र कर रहे हैं, वेलफेयर स्कीम की भी बात कर रहे हैं। राजस्थान की 30 साल की जो रिवायत है कि ऑल्टरनेट आप मौका देते हैं हर साल, कामकाज जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ कांग्रेस जो है एक अच्छी फाइट यहाँ पर दे रही है। एक तरफा अभी तक तो शुरुआती रुझान में राजस्थान के नतीजे जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जो टसल चलता रहा और मुखर तौर पर चलता रहा, अगर वो ना होता तो शायद स्थितियां और बेहतर हो सकती थी। चुनाव में जब मैं घूम रहा था, मैंने ज़्यादा चर्चा इस बात की सुनी नहीं। उससे 1 साल पहले बहुत चर्चा चल रही थी, लेकिन चुनाव में कहीं पायलट गहलोत वाली बात बहुत सुनी नहीं। शायद उसकी वजह यह भी हो सकती है कि बीजेपी का जो आंतरिक घमासान था वो कांग्रेस से भी कई गुना ज़्यादा था। मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा एक चीज़ जो शायद कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है वो है 2 छोटी पार्टियाँ। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसका वहाँ पे राजस्थान के शेखावती इलाके के अंदर एक असर रहा है, और कांग्रेस और उनका अलायंस होते होते रह गया। और दूसरा दक्षिण राजस्थान में बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी,
जिसका वहाँ के 10 सीट के ऊपर असर है, वहाँ के भील समाज में, और वहाँ भी कांग्रेस का अलायंस नहीं हो पाया जी। अगर कांग्रेस 5-10 सीट से पीछे रहती है, जो कि अब मतलब फिलहाल बिल्कुल एकदम टस चल रहा है, तो उस पे ये दो पार्टियों से अलायंस ना होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है बजाय कि गहलोत पायलट वाले सवाल की। ठीक है मनोज सर, जो बात योगेंद्र यादव जी ने कही, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी को संगठन के मोर्चे पर काम करने की जरूरत है? वेलफेयर स्कीम तो अच्छी राजस्थान में भी थी, लेकिन संगठन में कहीं गड़बड़ है, कार्यकर्ता के स्तर पर कहीं गड़बड़ है। हाँ देखिए, आज से 4 महीने पहले जब हम अपनी एडिटोरियल मीटिंग में डिस्कस करते थे तो उस समय मध्य प्रदेश में हमें लगता था कि कांग्रेस की वापसी होगी ही होगी, लेकिन पिछले 3-4 महीने में जो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो बताते थे कि कांग्रेस को जिस तरीके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए था, या जिस तरीके से कमलनाथ को बाहर जो मतलब कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरीके से प्रचार करना चाहिए था, वो कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं हुआ। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी को देखें तो वहाँ सारे के सारे केंद्र के मंत्री, प्रधानमंत्री योगी और जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने ताबड़तोड़ एक के बाद एक रैलियां करी। शिवराज सिंह चौहान ने तो पिछले कुछ दिनों में 165 जो रैलियां करी, और उनकी जो वेलफेयर स्कीम थी उनको जनता को फिर से उन्होंने एक्सप्लेन करा। तो उस सब चीज़ का मेरे को लगता है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस इसमें पीछे। कमलनाथ के लिए कहा जाता है बहुत ही कॉर्पोरेट स्टाइल में अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। डीके शिव कुमार की जो एजेंसी थी वही उन्होंने हायर भी की और एक अलग तरह से चुनाव लड़ते हैं। तो क्या वो जो ग्रास रूट वाला जो एक नेता के तौर पर वो भाषण, वो बातें, वो जनता के साथ कनेक्ट जो शिवराज ऑफर करते हैं, कहीं ना कहीं वो कमी भी एक एडवांटेज बीजेपी बन जाती है? हाँ, और बड़े आश्चर्य की बात है कि इस इलेक्शन में खास तौर से जिस तरीके से कमलनाथ को कॉन्टेस्ट करना चाहिए था उन्होंने करा नहीं। और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनका फीडबैक ये है कि कांग्रेस को लगता था कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके चलते जो एंटी बीजेपी वोट है वो अपने आप ही कांग्रेस की झोली में आएगा जी। तो और इस तरीके से उन्होंने उत्साह दिखाना कम कर दिया। योगेंद्र यादव सर, इन चुनावों के दरमियान हमने देखा कि सवाल उठा कि इंडिया गठबंधन की कोई बैठक क्यों नहीं हो रही है। जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तब से लेकर अब तक बैठकें हुई भी नहीं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तनातनी नजर आई। राजस्थान में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती नजर आई। छत्तीसगढ़ में लेफ्ट ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा कांग्रेस के खिलाफ। इंडिया गठबंधन को लेकर कहीं सवाल खड़ा होगा सर आने वाले वक्त में? क्या यही एकजुटता दिखेगी 2024 में? अगर हम 6 महीना पहले सोचते कि इंडिया गठबंधन नामक कोई चीज़ बनेगी तो काफ़ी लोग कहते कि ना बाबा, ये तो एक कमरे में नहीं बैठेंगे, कैसे आप अलायंस की बात कर रहे हो। लेकिन कमरे में बैठ गए, उसके बाद नामकरण भी हो गया। अब ये देखिए, ये अलायंस मूलतः विधानसभा के लिए नहीं है, ये अलायंस मूलतः है लोकसभा चुनाव के लिए। और ये एक तरह से बीच में इंटररेग्नल था, तो खींचातानी हुई। आपने सही कहा, छत्तीसगढ़ ही नहीं, राजस्थान में भी सीपीएम ने 17 कैंडिडेट उतारे जी। आम आदमी पार्टी कितना सेंट्रल है अभी इस अलायंस में वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, सपा और कांग्रेस के अंदर जो तनातनी हुई और सार्वजनिक हुई, उससे अलायंस की छवि को नुकसान पहुंचता है। लेकिन मैं समझता हूं कि सही मायने में इंडिया अलायंस की बातचीत और नेगोशिएशंस कल सुबह से शुरू होंगी। अभी तो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि देखो विधानसभा हो लेने दो, क्योंकि पता लगे किसका कितना वजन है। तो सही मायने में लोकसभा की नेगोशिएशंस तो कल सुबह से शुरू होंगी जी। और मुझे लगता है कि ना तो इनकी 100% अंडरस्टैंडिंग होने वाली है और ना ही ये अलायंस टूटने वाला है। इसके बीच में कहीं स्थिति बनी रहेगी लोकसभा चुनाव तक। जो बड़े राज्य, उसको विपक्ष की भाषा में मौका परस्ती कहें तो क्या सही होगा? राज्य नहीं, अलायंस का जहां फर्क है, असली राज्य है मध्य प्रदेश है जी। क्या उसको विपक्ष की भाषा में मौका परस्ती अगर कहें तो क्या सही शब्द होगा सर, कि ना सहमति बनेगी ना गठबंधन टूटेगा? या राजनीति का बीच का रास्ता अनुराग? देखिए, अलायंसेस तो हमेशा ही मौका और परिस्थिति को देखते हुए बनते हैं। अलायंसेस में आपको ये तो उम्मीद कर, अलायंस कोई एक परिवार नहीं है, कोई एक पार्टी नहीं है, अलग अलग पार्टियां हैं जिनमें खींचतान है, हमेशा रही है, चलती है। पार्टियों के भीतर भी खींचतान रहती है, पार्टियों की भीतर की खींचतान को आमतौर पे छुपाया जाता है और पार्टियों के बीच की खींचतान सार्वजनिक हो जाती है। ये राजनीति में हमेशा होता है, कोई खाली इंडिया अलायंस में नहीं, तमाम राजनीति में ऐसा होता है।